नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सैफई में एक मंच पर जुटा समाजवादी कुनबा। मुलायम सिंह बोले कि विधानसभा चुनाव की बढ़त 2024 में दिलाएगी बड़ी सफलता। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सोनिया गांधी से मिले गुलाम नबी आजाद, 10 जनपद पहुंचकर की मुलाकात। बोले विपक्षी दलों को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ना जरूरी है। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी के साथ गठबंधन में पार्टनर बनने को तैयार है कांग्रेस। पी चिदम्बरम का बड़ा ऐलान। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम नीतीश कुमार ने कैसे एक बार फिर बीजेपी के सामने किया सरेंडर। क्या है पूरा मामला, जरूर बताएंगे दोस्तों। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लालू यादव के परिवार की ओर से आ गया है होली का संदेश। आरजेडी ने शायराना अंदाज में बिहार सरकार को घेरा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है और जिस प्रकार से भाजपा को उत्तर प्रदेश में सीटों का नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं 24 में भाजपा की मुश्किलें बढ़ाएगा, तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सैफई में एक मंच पर जुटा समाजवादी कुनबा। मुलायम सिंह बोले कि विधानसभा चुनाव की बढ़त 2024 में दिलाएगी बड़ी सफलता। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी को मिली बढ़त 2024 संसदीय चुनाव में बड़ी कामयाबी दिलाएगी। और इसके साथ उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं की पार्टी है, ये पार्टी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। नेताजी ने ये बात अपने गांव सैफई में होली समारोह के दौरान कही। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हाल में हुए विधानसभा चुनाव में युवाओं ने बहुत मेहनत की है। उन युवाओं की सूची बनाओ जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उनके नंबर नोट करवाओ, हमसे मिलें वो लोग, और अगर हमें बुलाओगे तो हम खुद मिलने आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि तुम ही सब वो युवा हो जो आने वाले समय में विधायक या फिर सांसद बनोगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कहा कि 2024 में बहुत मेहनत करनी है और ज़्यादा संख्या में सपा के सांसद बनाने हैं। इसके अलावा प्रदेश में सरकार भी आगे बनानी है। साथ ही कहा कि युवाओं के बल पर समाजवादी पार्टी देश और प्रदेश में बेहद मजबूत है और विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनसे हम भी बेहद खुश हैं और हमें भरोसा है कि ये युवा आगे आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी से मिले गुलाम नबी आजाद, 10 जनपद पहुंचकर की मुलाकात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद शुक्रवार को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने 10 जनपद पहुंचे। माना जा रहा है कि इस बैठक में आजाद ने G23 समूह के विचारों को सोनिया गांधी के सामने विस्तार से रखा है। आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह के आवास पर पहुंचे और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता आजाद ने कहा कि कार्य समिति से 5 राज्यों में हार के कारणों पर सुझाव मांगे गए थे। कई नेताओं के बीच अपनी बात रखना आसान नहीं होता, इसीलिए मिलकर उनसे विस्तार से बात हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ अच्छी बैठक हुई और बैठक में आने वाले चुनाव में कैसी तैयारी की जाए और उसमें हम अपने पार्टी को किस तरह मजबूत करें और विरोधी पार्टियों से कैसे लड़ा जाए, उस पर चर्चा हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी और टीएमसी के साथ गठबंधन में पार्टनर बनने को तैयार है कांग्रेस। पी चिदम्बरम का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी में पैदा हुई हलचल के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने गुरुवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन में पार्टनर बनकर चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो एडजस्टमेंट के लिए तैयार है। चिदम्बरम ने बात करते हुए कहा कि हर पार्टी को एडजस्टमेंट करना होगा। ये ममता बनर्जी और केजरीवाल पर भी लागू होता है। लड़ाई राज्य दर राज्य होगी। बंगाल में हमें तृणमूल के नेतृत्व के साथ लड़ना होगा, पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में लड़ना होगा और यदि राज्य दर राज्य भाजपा से लड़ते हैं तो उसे हराना संभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी की हालिया चुनावी हार के लिए केवल गांधी परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस के G23 या असंतुष्ट नेताओं की बैठक के
एक दिन बाद एक खास न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने पार्टी को नहीं तोड़ने की अपील की। और आपको बता दें कि कई कांग्रेसी नेताओं की तरह चिदम्बरम ने भी पुष्टि की है कि सोनिया गांधी ने CWC की बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पार्टी के पदों से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने पद छोड़ने की पेशकश की, लेकिन इसे CWC ने स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में नीतीश कुमार ने कैसे एक बार फिर किया बीजेपी के सामने सरेंडर। क्या है पूरा मामला, आपको बता दें दोस्तों कि सहमात के खेल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सहयोगी भाजपा से एक और बाजी हार गए हैं। नीतीश ने भाजपा खासकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की इच्छा के मुताबिक लखीसराय के DSP रंजन कुमार का आखिरकार तबादला कर दिया। शुक्रवार को इस संबंध में राज्य के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की। माना जाता है कि ऐसा नीतीश कुमार से हरी झंडी मिलने के बाद किया गया। लखीसराय विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का विधानसभा क्षेत्र है और कुछ दिन पहले जब सरस्वती पूजा के दौरान कोरोना नियमों के उल्लंघन के आधार पर 2 भाजपा समर्थकों की गिरफ्तारी हुई थी, तब एक थानेदार और DSP के तबादले को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। लेकिन माना जाता है कि स्थानीय सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो इस संबंध में कई बार प्रश्न भाजपा विधायक ने उठाया और सोमवार को जब सरकार के जवाब के बाद भी अध्यक्ष ने टिप्पणी की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जमकर खड़ी खोटी सुना दी थी। इसके बाद अध्यक्ष सिन्हा और भाजपा विधायकों में नीतीश के प्रति काफी रोष दिख गया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दें अब उस अधिकारी का तबादला कर दिया गया है और एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाजपा के आगे फिर से एक बार नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू प्रसाद यादव के परिवार की ओर से आया होली का मैसेज और RJD ने शाराना अंदाज में बिहार सरकार को घेरा। जी दोस्तों, होली को लेकर देश भर में धूम है और कोरोना के कारण 2 साल से लोग इस त्योहार को कुछ खास तरीके से नहीं मना पा रहे थे। इस बार मौका मिला तो खूब तैयारियां हुई और अपने अपने अंदाज से लोग होली मनाने की तैयारी लोगों ने की। इधर होली के बीच सियासी गलियारे से शुभकामनाएं और बधाई संदेश आने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी होली पर संदेश दिया है। वहीं RJD ने बिहार सरकार पर होली के अंदाज में निशाना भी साधा है। RJD ने ट्वीट कर बिहार सरकार पल्ला झाड़ने और विपदा में चूहों को जिम्मेदार ठहराने को लेकर ट्वीट किया और शुक्रवार को RJD के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि कितनी आसानी से पल्ला झाड़ रही है सरकार, बिहार में आई हर विपदा का चूहा जिम्मेदार, जोगीरा सारा रा। बता दें दोस्तों कि जब थाने से शराब गायब हुई थी शराबबंदी के दौरान बिहार में, तो ये बयान आया था कि माल खाने में चूहों की वजह से ऐसा हुआ है और इस बात को लेकर कई बार विपक्ष सरकार पर तंज कसता रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद की स्टैंडिंग कमेटी की चेतावनी, बॉर्डर इलाकों में तनाव के बीच सैन्य बजट में कटौती करना खतरनाक। जी दोस्तों, संसद की स्टैंस ने लोकसभा में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि बॉर्डर पर तनाव के बीच सेना के बजट में कटौती करना खतरनाक हो सकता है। कमेटी ने कहा कि साल 2022-23 के लिए कैपिटल हेड के तहत सेना के लिए 2,15,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था, लेकिन आवंटन सिर्फ 1,52,000 करोड़ रुपए का हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि सेना की ताकत के लिहाज से कैपिटल हेड सबसे अहम पार्ट होता है और इससे हथियार, गोला बारूद, फाइटर प्लेन आदि खरीदी जाती है। इस कमेटी के अध्यक्ष भाजपा के सांसद जुएल ओरांव हैं और वहीं राहुल गांधी, शरद पवार सहित 30 सांसद इसके सदस्य हैं। कमेटी ने कहा कि थल सेना ने 46,844 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन उसे केवल 32,115 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी तरह वायुसेना को 85,323 करोड़ रुपए के बजाय 56,852 करोड़ और नौसेना को 67,623 करोड़ रुपए के बजाय 47,551 करोड़ रुपए मिले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। दिल्ली में टूट सकता है 77 सालों का रिकॉर्ड और अप्रैल, मई और जून में सताएगी भीषण गर्मी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में मार्च के महीने में अब तक मौसम शुष्क रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह के दौरान भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है और गर्मी के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 24 मार्च तक बारिश की संभावना नहीं है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है और इस बीच जनवरी 2022 में बारिश का 122 सालों का रिकॉर्ड तो टूटा ही है, साथ ही सर्दी का भी 72 साल
साल का रिकॉर्ड बना और अब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विज्ञानियों की माने तो इस साल मार्च में अधिक गर्मी पड़ने की प्रमुख वजह पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एंटी साइक्लोन यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनना होना है और इसके कारण उत्तर पश्चिमी हवाएं घड़ी की दिशा में उल्टी दिशा में घूमकर आ रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हार के बाद भाजपा नेताओं में टक्कर, सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। जी हाँ दोस्तों, डिप्टी सीएम व सिराथू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे केशव प्रसाद मौर्य की हार के बाद अब सोशल मीडिया में भाजपा के कद्दावर नेताओं की राड़ छिड़ गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर के पति जितेंद्र सोनकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों पर डिप्टी सीएम से पैसा लूटने का आरोप लगाया और इसके बाद सोशल मीडिया में तमाम आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हो रहे हैं। बुधवार को सोशल मीडिया पर जितेंद्र सोनकर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम की हार के पीछे भाजपा जिला अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष आशीष केसरवानी उर्फ बच्चा व महामंत्री संजय जायसवाल को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईवीएम की वजह से बीजेपी को मिली चुनावी जीत, समाजवादी पार्टी ही है विकल्प, जमकर बरसे अखिलेश। यहाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश की जनता ने अपने जनादेश से समाजवादी पार्टी को भाजपा का विकल्प मान लिया है। उन्होंने कहा कि जनता कार्यकर्ताओं के सहयोग से समाजवादी पार्टी की सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और चुनाव के तुरंत बाद बढ़ती महंगाई, खराब कानून व्यवस्था को भाजपा के खिलाफ जनता की नाराजगी और बढ़ गई है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि सच तो ये है कि भाजपा को संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। वो छल और बल की राजनीति और धन बल की ताकत की आजमाइश से सत्ता में बने रहना चाहती है और जिस तरह से भाजपा ने सरकार बनाई है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ईवीएम से भाजपा को चुनावी जीत मिली है, नैतिक जीत समाजवादी पार्टी की हुई है। भाजपा की ताकत पहले से घट गई है। सरकार पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी सरकार ने प्रदेश में जो बुनियादी ढांचा तैयार किया था भाजपा ने उसे बर्बाद कर दिया है। भाजपा ने इसे डायल 112 करके कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति के फलस्वरूप कोविड से लाखों लोगों की मौत हो गई। भाजपा सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जनता बधाई के पात्र है। उसने 2022 चुनाव में अपने मतों से भाजपा को सबक सिखाने का काम किया है। उसने प्रदेश की राजनीति में भाजपा के विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को चुनकर देश की राजनीति में बदलाव का भी संकेत दे दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तब आपके 85 सांसद क्या कर रहे थे? द कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर पीएम मोदी और उस समय के भाजपा सांसदों की भूमिका को लेकर जमकर हमला बोला है। सुरजेवाला ने पूछा कि पीएम मोदी बताएं कि जब 1990 में कश्मीरी पंडित आतंक और बर्बरता के साये में पलायन को मजबूर हुए तब भाजपा के 85 सांसद जिनके समर्थन से केंद्र की वीपी सिंह सरकार चल रही थी वो क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री को हटाकर उनके बिठाए राज्यपाल ने सुरक्षा देने की बजाय पंडितों को पलायन के लिए क्यों उकसाया? रणदीप सुरजेवाला ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं? तथ्यों और सच्चाई से मुंह फेरे मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? आखिर कब तक केवल झूठ, नफरत और बंटवारे में ही राजनीतिक अवसर तलाशते रहेंगे? सुरजेवाला ने आगे कहा कि आपका पितृ संगठन 1925 में गठन से लेकर 1947 तक देश के स्वतंत्रता आंदोलन और बापू के खिलाफ खड़ा रहा। असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर भारत छोड़ो का देशव्यापी आंदोलन हो, हर बार अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। जब देश आज़ाद हुआ तो पहले दिन से बांटो और राज करो अपना लिया। सुरजेवाला ने कहा कि याद करें, भाजपा समर्थित सरकार में जब कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न और पलायन हो रहा था तब राजीव गांधी ने संसद का घेराव किया, उनकी आवाज़ उठाई, मगर भाजपा ने इस त्रासदी को मौन समर्थन दिया। राजनीतिक फायदे के लिए रथ यात्रा निकालते रहे और ये
तब भी वैसे ही थे और अब भी वैसे ही हैं। सुरजेवाला ने कहा कि 8 सालों में मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडित के पुनर्वास के लिए क्या किया। कश्मीर में फिर से हालात बदतर हुए, हिंसा बढ़ी और हजारों कश्मीरियों को पलायन करना पड़ा। और जब कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर सके तो फिल्म दिखाने में जुट गए। नफरत की खेती से फायदे की फसल कब तक। जहां दोस्तों सुरजेवाला ने कहा कि जब कश्मीरी पंडित पलायन को मजबूर थे तब आपके समर्थन में दिल्ली की सरकार चल रही थी। उस समय सीएम श्री जगमोहन गवर्नर थे और उन्होंने जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया था। उस समय भाजपा और आडवाणी रथ यात्रा में व्यस्त थे और उस रथ यात्रा के संचालक इवेंट मैनेजर मोदी जी थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में हार पर मंथन के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। प्रियंका गांधी की लगातार तीसरे दिन बैठक। जहां दोस्तों कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार को लेकर पिछले 3 दिनों से प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श कर रही है। इस क्रम में उन्होंने गुरुवार को भी नेताओं से अलग अलग मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी की इस बातचीत में चुनाव नतीजों की समीक्षा के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर भी गहन चर्चा कर रही है। प्रियंका ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ सामूहिक रूप से गुरुद्वारा रकाबगंज स्थित कांग्रेस के वॉर रूम में समीक्षा बैठक में गहन मंत्रणा की। प्रियंका गांधी राज्य विधानसभा के चुनाव के नतीजों की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक के बाद अब वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों से अलग अलग चर्चा कर रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव का प्रदेश के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं एवं पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। कहा केंद्र के हस्तक्षेप के बिना हो यहां पर चुनाव। जी हां दोस्तों, दिल्ली में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित तरीके से चुनाव कराने की मांग की है। ज्ञात हो कि पिछले हफ्ते प्रदेश चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिरी समय पर टाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि चुनावों को तय वक्त पर कराया जाना चाहिए और चुनाव का शेड्यूल केंद्र से हुई बातचीत की वजह से टाला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो तीनों एमसीडी को एक करने की संभावना पर अनौपचारिक बातचीत की है उसका असर चुनावी शेड्यूल पर नहीं पड़ना चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले राज्य चुनाव आयोग को उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार की चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में कहा गया कि केंद्र सरकार तीनों नगर निगमों को फिर से एक करना चाहती है और इसको लेकर विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा, इसीलिए अभी चुनाव नहीं कराया जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि किसके कहने पर कांग्रेस छोड़कर थामा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का हाथ। जी हां दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हुए बॉलीवुड के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलासा किया है कि उनकी पार्टी बदलने के पीछे किसकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। अभिनेता से नेता बने शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है और सिन्हा ने एक टीवी चैनल से बातचीत में जानकारी दी है कि टीएमसी में शामिल होने के लिए उन्हें यशवंत सिन्हा और प्रशांत किशोर ने प्रेरित किया था। यशवंत सिन्हा भी पिछले साल बीजेपी से टीएमसी में शामिल हो गए थे। प्रशांत किशोर बंगाल चुनाव में तृणमूल के रणनीतिकार रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होने उनके लिए एक बड़े सम्मान की बात। ईवीएम में धांधली के बाद अखिलेश यादव ने अब पैसे बांटने का लगाया आरोप। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर बेईमानी से जीत हासिल करने का आरोप लगा रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए धांधली का आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव ने भाजपा पर पैसे बांटकर वोट हासिल करने का भी आरोप लगाया है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट पर समर्थकों के बीच पहुंचे और यहां कुल्हड़ वाली चाय पीते हुए उन्होंने कुछ समर्थकों से बात भी की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें अखिलेश यादव भाजपा पर बेईमानी से जीतने का आरोप लगाते हुए गांव वालों से पूछते हैं कि उन्हें कितना पैसा दिया गया था। वीडियो में अखिलेश यादव के हाथ में कुल्हड़ वाली चाय है, वो लेकर वो हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोस्तों भाजपा पर कथित तौर पर यहाँ पर पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया के बाद राहुल गांधी ने भी फेसबुक पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों देश में 5 अहम राज्यों में चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गई है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब और अन्य राज्यों में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है।
और इस चुनाव में कांग्रेस को हार मिली है, जिस वजह से अब वो बीजेपी पर आरोप भी लगा रही है। बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फेसबुक के पक्षपाती रवैये का मामला उठाया था, जिसके बाद सांसद राहुल गांधी ने भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अल जजीरा की कुछ रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें दावा किया गया है कि फेसबुक की मदर कंपनी मेटा ने बीजेपी को कम दाम में विज्ञापन सेवा प्रदान की और साथ ही बीजेपी के मतदाताओं तक पहुंचने में मदद की। और इन रिपोर्ट्स को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि लोकतंत्र के लिए ये बहुत खराब है। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि फेसबुक और सत्ता की मिलीभगत से जिस तरह सामाजिक सौहार्द को खराब किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों के दिमाग में नफरत भरी जा रही है, इसके लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।